नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हंगामे की। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया है और आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को जो हनुमान जयंती के पर्व पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान की हैं, जब शोभा यात्रा को लेकर हिंसा की शुरुआत हो गई और देखते ही देखते उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। आपके सामने वो तस्वीरें। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव की वजह से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, तब उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। सूत्रों की माने पत्थरबाजी के साथ साथ 2 से 3 राउंड गोलियां भी चलाई गई हैं और उसी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी और कुछ अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिसकर्मियों को नजदीक के ही बाबू जगजीवन राम अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है और पूरे इलाके में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही होगी। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और इसी शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों की तरफ से पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है। आपके सामने वो तस्वीरें जहां पर आपको पत्थर के ये बड़े बड़े टुकड़े सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। ये पूरा इलाका जो है देखिए किस तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर शोभा यात्रा हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई थी और उसी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में असामाजिक तत्वों की तरफ से जमकर पथराव किया गया और फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। असामाजिक तत्वों की तरफ से जमकर पथराव किया जाता है। हालांकि यह भी जानकारी सामने आ रही कि इस दौरान फायरिंग तक की गई है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए। उपद्रव के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब जरा खबर को समझिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर जमकर पथराव किया गया। पथराव में कई पुलिस वाले इस दौरान जख्मी भी हुए, घायल भी हुए। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह हमला सुनियोजित था, पहले से यह सुनिश्चित किया गया था, क्या पहले से हमले की तैयारी की गई थी? इन तस्वीरों को देखने के बाद यह सवाल इस वक्त उठने बहुत लाजमी हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी रामनवमी पर कई जगहों पर हमले किए गए थे। लोहरदगा की बात कर ले, लोहरदगा में साजिश सुनियोजित थी, स्लीपर सेल ने साजिश रची थी। क्या भारत ये सब कुछ जो भारत में इस वक्त अलग अलग जगहों से तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है, वो साजिश का हिस्सा है? और इन तस्वीरों को देखने के बाद आम जनता के मन में ये सवाल इस वक्त कौंध रहे हैं, उठ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी की ये तस्वीर सोचने पर हमें विवश करती है। और चलिए अब बात बोचहा के बाजीगर की करेंगे, क्योंकि बोचहा उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बोचहा उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो इस चुनाव के नतीजों के बड़े मायने हैं। इन नतीजों के मायने समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हारने पर जश्न, मात पर मतवाला और डिफीट पर मिठाई की ट्रीट। बोचहा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुकेश सहनी के घर जश्न का माहौल है। क्या हुआ कि बोचहा में वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। बीजेपी भी तो हार गई। यही तो मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें जीत मिले न मिले, बीजेपी हार जाए। इसलिए तो कहते हैं कि जो हार कर भी जीत जाए वही बाजीगर है। निश्चित तौर पे हम भी चाह रहे थे कि चुनाव जीते, लेकिन आप सबको पता है कि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारी कई तरह की जीत है। एक तो भाजपा हारे हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा करने के लिए गए, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उसको हार हुआ। और तो एक ये जीत है। हम हमारे अपने जमानत बचा लिए, वो हमारी जीत है। हम अपने आधार वोट हम ले आए, वो हमारी जीत है। और हम अपने आधार वोट ही नहीं ले आए। आज हमारे पास तकरीबन 18% वोट आया। 30,000 वोट हमारे पास आया, 29,500 और हमारे 18% वोट आया। जबकि हमारा आधार वोट जो है वो तकरीबन हम 12% बोलते हैं, जिसमें से पोलिंग कैपेसिटी 8% का है। 8% की जगह 18% हमने वोट लाया। तो यानी कि वीआईपी पार्टी के जितने भी वोटर है, सिर्फ वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और उन्होंने हर किसी ने एक अपना वोट दिलाने के साथ साथ दूसरे से भी 1-2 वोट लेने का काम किया। इसी के दम पर आज हम 18% वोट अकेले अपने दम पर हम लाए हैं राज्य में। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को बड़ी जीत मिली।
आरजेडी के अमर पासवान 36,653 मतों से जीत गए। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। वीआईपी की गीता कुमारी को 29,779 वोट मिले हैं। इतना बड़ा मैंडेट दिया है तमाम जनता मालिक को, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और निरंतर आपके जो भी क्षेत्र की जो दुविधाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसके लिए निरंतर आपका बेटा आपके लिए साथ खड़ा रह के काम करेगा। बोचहां का नतीजा बताने के लिए काफी है कि अगर वीआईपी एनडीए का हिस्सा रहती तो एनडीए की हार नहीं होती, क्योंकि वीआईपी प्रत्याशी को करीब 29,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी करीब 36,500 वोटों से जीती है। राष्ट्रीय भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था, और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था। दरअसल 2020 में बोचहां विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मौत के बाद सीट खाली हुई, लेकिन बीजेपी ने बोचहां में अपना उम्मीदवार उतार दिया। नाराज मुकेश सहनी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर गए। नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी इस हार को सहानुभूति लहर बता रही है, जबकि एनडीए की हार पर जेडीयू नेता समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी को मात दी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो देखिए, बोचहां उपचुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं, इस चुनाव के जरिए जनता ने क्या संकेत दिया है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना उतना ही जरूरी है कि किसे कितना वोट मिला, क्योंकि वोटिंग के आंकड़ों में चुनाव नतीजों के मायने छिपे हुए हैं। तो जरा एक बार उन आंकड़ों को देख लिए जो वोट प्रतिशत के तौर पर सामने। आरजेडी की बात करेंगे क्योंकि जीत आरजेडी को हासिल हुई है, और वोट प्रतिशत 48.52% वोट आरजेडी को मिले, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, 26.98% वोट उसे मिले। वीआईपी कैंडिडेट को 17.21% वोट मिले हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0.79% वोट ही हासिल कर पाई, जबकि इससे कहीं ज्यादा नोटा का बटन लोगों ने दबाया। 1.74% वोट नोटा पर पड़े हैं। और अब चलिए, अब आपको बोचहां चुनाव के नतीजे के मायने समझाते हैं। इसके मायने, इस जीत के क्या निकल कर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 लड़ने वाले इस चुनाव में अलग अलग लड़े, यानी चुनावी मैदान में सभी के कैंडिडेट अलग अलग तरीके से उतरे, लेकिन जनता ने आरजेडी के पक्ष में अपना फैसला दे दिया। बीजेपी वीआईपी के अलग लड़ने से नुकसान उठाना पड़ा है। बोचहां में एनडीए के वोट बैंक पर इसका सीधा असर है और इसका सीधा फायदा आरजेडी को हुआ। बीजेपी को 26.98% वोट मिले, जबकि वीआईपी को 17.21% वोट मिले हैं। दोनों का वोट प्रतिशत अगर जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 44% से ज्यादा तक। आरजेडी ने 48.52% वोट के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। यह बड़ी जीत उसे हासिल हुई है, और मतलब सीधा है कि 3.5% वोट का अंतर साफ नजर आता है। मतलब यह भी साफ है कि बोचहां में एनडीए के वोट बट गए हैं, और इसके बटने का सीधा फायदा आरजेडी को हासिल हुआ। आरजेडी को आधार वोट के साथ सहानुभूति का भी फायदा मिला है। यह सहानुभूति वोट जो है वो यहां पर मास्टर स्ट्रोक का काम करता नजर आया। ये जीत के पीछे एक बड़ी वजह निकल कर आया। आरजेडी ने मुसाफिर पासवान के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, अपने में पाले में किया, और उसके बाद उन्हें कैंडिडेट के तौर पर सामने रख दिया। मुसाफिर पासवान के निधन से ही ये बोचहां सीट जो है वो खाली हुई थी। पहले मुसाफिर पासवान के बेटे वीआईपी की सीट से इस मैदान में थे। मैदान में उतरने वाले ये वो कैंडिडेट थे जब वीआईपी में ये शामिल हुआ करते थे, लेकिन अमर पासवान को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। आरजेडी का ये प्रयोग जो है वो सफल साबित हुआ है। आरजेडी के कथित BYM यानी कि भूमिहार, यादव और मुस्लिम फॉर्मूले को
इस जीत के साथ एक बड़ा बल मिला है। पोछा उपचुनाव में कांग्रेस की भद पिट गई है। और ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को हासिल हुए। जनता ने एक बार फिर से विरासत की सियासत पर मुहर लगाई है। हालांकि रमई राम विरासत शिफ्ट कराने में नाकाम रहे हैं। उनकी कोशिश जरूर थी, बेटी को वीआईपी के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने उतारा था, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम साबित रही। और यही वजह है कि इस बड़ी जीत के साथ आरजेडी ने बड़े संकेत जरूर दे दिए। अब बात बिहार में पूर्ण शराबबंदी की, मतलब शराब पानी बेचना पीना दोनों पर पाबंदी है यहां। लेकिन सहरसा से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो शराबबंदी के हकीकत को बयां कर रहा है। आप भी इस वीडियो को गौर से देखिए और फिर इसे खबर के तौर पर समझेंगे। शराब की धुन, सर चढ़कर बोलता है शराब का नशा, बोतल में शराब, सामने शबाब और परवान पर शराबियों की महफिल। शराब के नशे में बदमस्त इन लड़कों की टोली को देखिए। कभी शराब की बोतल को मुंह से लगाते हैं तो कभी सर पर बैठा लेते हैं, कभी नचनिया के साथ नाचते हैं तो कभी शराब की धुन पर मदमस्त हो जाते हैं। कुछ नहीं सूझता तो शराब विद सेल्फी तो बनती ही है बॉस। मेरा कसूर क्या है, इन्हें जरा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये बिहार में है, नीतीश कुमार के बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में, जहां शराब पीना तो दूर छूना भी मना है। शराबियों को सूंघने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग के जवानों को छोड़ दीजिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक लगे हुए हैं। लेकिन सहरसा के महिषी के इन लड़कों ने सबको मात दे दी। पुलिस और मद्य निषेध विभाग के नाक के नीचे शराब की पार्टी की, शराब की धुन पर नाच की महफिल सजा दी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर सच में ये तस्वीरें सहरसा की हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी लागू है। बिहार में शराब बेचना और पीना दोनों ही प्रतिबंधित हैं। पाबंदी है इस पर। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है। सीएम नीतीश ने सबकी जिम्मेदारी भी से लेकर तय कर दी है। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी तय है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगहबानी हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि सहरसा में युवकों के पास शराब आखिर आई तो आई कहां से? कैसे लोगों तक आसानी से शराब की बोतलें पहुंच रही हैं? वीडियो अगर सही है तो पुलिस पर यह सवाल खड़े होने लाजमी है। और एक बड़ा सवाल, जिस सवाल का जवाब अधिकारियों को जरूर देना चाहिए, जिनके लिए जिम्मेदारियां तय की गई, उन जिम्मेदार अधिकारियों को आकर जवाब देना चाहिए। और अब बात मांझी के विवादित बयान की करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से श्री राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। इस बार मांझी ने राम के बारे में क्या कहा और किसने मांझी को धरती पर बोझ बता दिया, जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। सुना आपने, ये व्यक्ति धरती पर बोझ है। न सुन पाए तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये धरती पर बोझ है कौन, तो देख लीजिए कौन है वो धरती पर बोझ। अब सवाल है कि आखिर क्यों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी को धरती पर बोझ बताया, तो उसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए।
हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। सुना आपने, जीतन राम मांझी ने 14 अप्रैल को जमुई के सिकंदरा प्रखंड के लचवाड़ में बाबा साहेब की जयंती समारोह में राम को लेकर क्या विवादित बयान दिया था और कहा था कि वो राम को नहीं मानते, जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। अब जीतन राम मांझी के समर्थकों को खुद ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपने नेता के बयान का बचाव कैसे करें। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक पात्र हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है वो अभी सम्मेलन के दरमियान बोले हैं कि मेरे जो है उसको पत्रकार कुछ मरोड़ तड़ोड़ के पेश करते हैं। कुछ कार्यकर्ता इसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हमारे नेता ने ऐसा बोला ही नहीं। आप ये मानते हैं कि जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भगवान काल्पनिक है। वहीं कुछ हम कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के बयान से किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं रखते। से बात पर राजनीति करने की चीज नहीं है। भगवान राम हैं, हिंदुओं के आस्था है, भगवान रामचंद्र जी के पूजा होती है, पूजा होगा। जीतन राम मांझी बोलते बोलते कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो जाता है। एक बार फिर वही हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल श्री राम आस्था का केंद्र है। राम अनुशासन और संस्कृति का नाम है। राम सामाजिक समरसता का नाम है। सबरी का बेर खाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राम पर सनातन धर्म के लोगों की विशेष आस्था है। जीतन राम मांझी पहले भी राम को लेकर इस तरह का विवादित बयान दे चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब उनकी तरफ से विवादित बयान दिया जा रहा हो। मांझी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मांझी ये भूल जाते हैं कि वो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे विवादित बयान उन्हें शोभा नहीं देते। कुछ दिन पहले भी मांझी ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। जब किरकिरी हुई तो उन्होंने इसे लेकर अपनी तरफ से सफाई रख दी। उन्होंने कहा कि बयान का मतलब ये नहीं था, इसका आशय वो नहीं था। लेकिन सियासत में और राजनीति में ऐसे माननीयों से इस तरह के बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।